नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे पावर सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल समझने वाले हैं जिसमें फ्यूल के मामले में जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि ईंधन के लिए किसी भी प्रकार का कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी इस प्लांट के जरिए हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजली पैदा कर लेते हैं। इस तस्वीर से आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किस पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। ये है हमारा, देखिए, विंड पावर प्लांट है ना। विंड पावर प्लांट का टोटल वर्किंग प्रिंसिपल हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से इस सेशन को देखिएगा। ये जो आपको टावर्स दिखाई दे रहे हैं ना, विंड पावर प्लांट का सबसे अहम हिस्सा होता है ना। ये क्या है? ये टावर्स हैं। देखिए, इन टावर्स को जहां पर भी, यानी कि विंड पावर प्लांट को जहां पर भी हम स्थापित करते हैं, वहां पर एक टावर्स नहीं, कई सारे टावर्स लगाते हैं। जैसे कि 100, 200, 400, 500 टावर्स लगाते हैं। इतना अधिक अमाउंट में टावर लगाने के हमें कई सारे फायदे भी होते हैं। पहला फायदा मैं आपको गिना दूं कि अगर 1 किलोवाट का एक टावर, देखिए 1 किलोवाट अगर एक टावर बिजली पैदा कर रही है, अगर हम 500 टावर ऐसे लगा दें तो एक ही झटके में हमें 500 किलोवाट का पावर मिल जाएगा। यानी कि एक ही प्लांट से हम 500 किलोवाट का पावर जनरेट कर सकते हैं, है ना। वो भी किसी भी प्रकार का, कोई फ्यूल के मामले में किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करके, है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हम टावर्स के बारे में देखते हैं कि टावर्स आपके होते कितने टाइप्स के हैं, है ना। आपके एग्जाम के पर्पज से भी हम किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो टावर्स देखिए, सबसे पहला है ये आपका सबसे सिंपल टाइप का टावर, जिसको हम सिलेंड्रिकल टावर कहते हैं। फिर सेकेंड है आपका ट्यूबुलर टावर। और ये जो 3 टाइप्स के टावर आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, ये तीनों टावर्स कौन से हैं? स्टील टाइप्स के टावर। अगर आप इन टावर्स को गौर से देख रहे होंगे तो सबसे नीचे वाले हिस्से में आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कुछ आपको छोटे छोटे हाउस दिख रहे हैं, छोटे छोटे टीन शेड दिख रहे हैं। इन टीन शेड में क्या लगा हुआ है? एक टावर से, यानी कि टावर का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम नेकल कहते हैं, उसमें लगी होती है जनरेटर। उससे जो बिजली पैदा हो रही है, उस बिजली को एक केबल के माध्यम से हम नीचे लाते हैं और नीचे यहां पर एक छोटी सी ट्रांसफार्मर लगी होती है। इसी ट्रांसफार्मर को हम इनपुट के रूप में दे देते हैं, है ना। तो इस घरों का काम क्या होता है बेसिकली, ये आपने देख लिया। फिर देखिए, जब टावर्स को हम डिटेल्स में देखेंगे तो टावर्स, देखिए टावर्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टावर्स जब आप देखते होंगे ना, तो ये आपको एक सिंगल पीस नजर आ रही होगी, लेकिन मेरे भाई ये सिंगल पीस नहीं होती है। आप इसको गौर से देखिए, एक छोटे छोटे पीसेस में इसको ओरिएंट करके बनाया गया है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस को जोड़ करके, ओरिएंट करके एक टावर्स का निर्माण दिया गया है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा देखिए ये होती है कि जब आप छोटे छोटे पीसेस को बनाते हैं ना, तो आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन आसान हो जाता है और इनको जोड़ करके आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा टावर्स का हाइट दे सकते हैं, है ना। लेकिन इनका एक फिक्स हाइट होता है कि इस हाइट तक टावर्स की ऊंचाई होनी चाहिए, है ना। तो इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सबसे पहली बात कि इनका कंस्ट्रक्शन छोटे छोटे टुकड़ों से ओरिएंट करके हम इसको रखते हैं, है ना। सीमेंट कंक्रीट के ये बनाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। और इनकी जो हाइट होती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा हाइट होती है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अगर 5 से 7 किलोवाट का पावर जनरेट, 5 से 7 मेगावाट का अगर पावर जनरेट करने वाली कोई प्लांट है, तो उसमें जो टावर्स लगे होते हैं उनकी हाइट होती है 413 फीट। कितनी हाइट होती है? 413 फीट। यानी कि कुतुब मीनार से भी अधिक इसकी क्या होती है? हाइट होती है। ये रही हाइट के मामले में। लेकिन इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है पूरी तरह से खोखला होता है, और खोखला रखने के हमें 2 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा देखिए, ये इसका नेकल वाला पार्ट है, इधर है रोटर हब, है ना। तो नेकल वाले पार्ट में क्या रखा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटर रखी हुई है। अल्टरनेटर क्या करती है? बिजली पैदा करती है। उस बिजली को हमें नीचे लाना है तो हम कैसे लाएंगे? अंदर ही अंदर हम देखिए केबल, है ना, केबल ट्रे लगा देते हैं और केबल ट्रे की मदद से केबल को हम नीचे ले आते हैं और उसी केबल से बिजली को हम आसानी से बिजली घर तक पहुंचा देते हैं, है ना। अगर इसी केबल को हम इसके बाहरी हिस्से से लाते तो शायद सुंदरता इतनी अच्छी ना दिखती हमारी टावर, लेकिन दिखने में कितनी ब्यूटीफुल टावर दिख रही है। और दूसरा फायदा हमें मिलता है कि जैसे कि देखिए, विंड पावर प्लांट में क्या होता है कि अगर इसके नेकल वाले पार्ट में जो जनरेटर रखी हुई उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया या फिर इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम आ गई, जो इलेक्ट्रीशियन यहां पर जाएगा काम करने के लिए, उसको जाने के लिए एक रास्ता चाहिए। तो रास्ता हम कहां से देते हैं? अंदर ही अंदर हम क्या लगा देते हैं? सीढ़ी लगा देते हैं। तो हमें 2 फायदे दिख गए, है ना। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको टोटल दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे रास्ता और कहां से केबल आ रही है, ठीक है ना। ये तो हो गई इसके हाइट की बात और ये हो गया इसके अंदर वाली बात।
अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो टावर्स है आपके, टावर्स के सबसे टॉप वाले हिस्से में क्या लगी होती है, यहाँ पर लगी होती है मेरे भाई, इसको हम कहते हैं नेकल। इसको हम क्या कहते हैं, ये है नेकल। और जो मैकेनिकल सिस्टम होता है जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, ब्रेकर्स हो गया, रोटर हो गया, ये सब के सब कहाँ पर लगे होते हैं, ये लगे होते हैं नेकल में। और ये है इसका रोटर वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रोटर हब। मैं इस प्रकार से हाईलाइट कर देता हूं, ये क्या है इसका रोटर हब। रोटर हब में क्या लगी होती है, तो रोटर हब में ब्लेड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पंखुड़ियां लगी होती हैं। और इन पंखुड़ियों का काम क्या होता है, बेसिकली इन पंखुड़ियों का एक ही काम होता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में ये क्या करती है, यानी कि हवाओं की मदद से ये क्या करती है, ये गियर बॉक्स को घुमाती है और गियर बॉक्स जनरेटर से कनेक्ट होती है और जनरेटर बिजली पैदा करती है। यानी कि इसका काम क्या होता है, ये क्या है, इसके ब्लेड्स हैं। ये क्या है इसके, ये है ब्लेड्स। अगर वही एग्जांपल ले, अगर 5 से 7 मेगावाट वाली कोई प्लांट है, उसमें ब्लेड्स की जो साइज होती है वो 204 फीट की ब्लेड्स लगी होती हैं। यानी कि ब्लेड्स जो होती है इसकी हाइट बहुत अधिक होती है। 5-5, 6-6 माले की जो बिल्डिंग्स होती है ना, उन बिल्डिंग्स की साइज के एक इसके ब्लेड्स होते हैं। तो इसको ट्रांसपोर्टिंग करने का खर्चा भी बहुत आता है और ट्रांसपोर्टिंग करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, उस पर भी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये इसके क्या हो गए, रोटर हब हो गया और ये है इसका रोटर का ब्लेड्स। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आती है मेरे भाई कि इस रोटर का जो ब्लेड है, इस रोटर के ब्लेड को देखिए इस हाइट पर लगाना, इंस्टॉल करना, यही सबसे जोखिम भरा काम होता है। इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो उसको देखिए क्रेन की मदद से, यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्रेन की मदद से इसको ऊपर उठाई जाती है। लेकिन देखिए इसको 2 प्रकार से हम फिट कर सकते हैं। सबसे पहला कि जो इसका रोटर वाला हब है, इस रोटर हब को नीचे ला करके एक फाउंडेशन में फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद इस रोटर हब में इन ब्लेडों को, ये जो आपको ब्लेड्स दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लेडों को आसानी से नीचे ही देख पा रहे होंगे आप, फिट कर दिया जाता है ना, आसानी से फिट हो जाती है। और फिट करने के बाद हम एक क्रेन की मदद से, क्रेन का हेल्प लेते हैं और इसको यहां पर क्या करते हैं, ये इसका निकल वाला भाग है, देखिए इस पे यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है ना, ये एक आदमी बैठा हुआ है। क्रेन यहां से इसको रोटर हब को ब्लेड सहित उठा रही है और यहां पर ये इसको फिक्स कर देगा। तो इस प्रकार से इतने हाइट पर भी क्रेन की मदद से हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि रोटर हब पहले ही निकल वाले पार्ट में फिक्स होती है, हम ब्लेड्स को उठा उठा करके वहां पर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए पहले ही नीचे से ही सारा सिस्टम फिट करके फिर ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है ना। और ये जो नेकल आपको दिखाई दे रही है, ये जो नेकल वाली भाग दिखाई दे रही है, इसमें पूरा ब्रेकिंग सिस्टम होती है, गियर बॉक्स सिस्टम होती है और इसमें जनरेटर फिट होता है। यानी कि हैवी वाले जितने भी भाग होते हैं वो किस में होती है, वो नेकल वाले भाग में होते हैं। और नेकल वाला भाग जो होता है इसका इतना हैवी होता है कि 8x8 का 2-2, 3-3 कमरे के बराबर ये नेकल वाली भाग होती है, बहुत हैवी होती है। यहां पर भी देखिए क्रेन की मदद से इसको उठाई गई है और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये इसको यहां पर क्या करेगा, फिट कर देगी, है ना। तो इस प्रकार से इसको हाइट पर उठा करके क्रेन की मदद से हम फिट करते हैं आसानी से, है ना। तो ये देखिए जो आपका सोलर सिस्टम होता है मेरे भाई, इसमें 2 चीज सबसे अहम होती है। पहला स्पीड को बढ़ाना और स्पीड को कंट्रोल करना, और दूसरी क्या होती है कि हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। तो डायरेक्शन चेंज होने से ये जो आपका पंखुड़ियां हैं इसको भी घुमाना, है ना, ये सबसे मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इन कामों को भी आसान बना चुके हैं। आइए जरा एक नजर उस पर भी डालते हैं। सबसे पहले देखिए जो रोटर के मामले में मैंने आपको बात बताई थी, ब्लेड्स का साइज बहुत अधिक होता है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि ब्लेड के कितने अधिक साइज होते हैं और इन ब्लेड्स को ना ट्रांसपोर्ट करना ही बड़ा खर्चीला काम है, बहुत खर्चा होता है। इसलिए देखिए जो हमारा विंड पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट में स्टार्टिंग कॉस्ट जो होता है बहुत अधिक होती है, यानी ये सब तामझाम करने का खर्चा बहुत अधिक होता है। और जो आपका विंड पावर प्लांट होते हैं ये देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक लगाया जाता, ये देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में इसको इंस्टॉल किया जाता है, स्थापित की जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए रोड, सड़कें वगैरह अच्छी होती नहीं है, जिसके कारण से इसको ट्रांसपोर्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल, जोखिम भरा काम होता है और खर्चा वर्चा बहुत अधिक आती है। इसलिए स्टार्टिंग कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा होती है और इसके लिए स्पेशल ट्रक्स भी बनाए जाते हैं। तो देखिए इसको ट्रांसपोर्ट करने में खर्च बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अब हम बात करते हैं ये जो आपका नेकल वाला भाग है ना, ये जो नेकल वाली भाग है, इस नेकल वाले भाग में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे,
यहां पर जो आपको ये वाली सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में समझते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है ना। सबसे पहले देखिए ये क्या है, रोटर हब है। रोटर हब में क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं ना, घूमने के लिए क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। ये 3 ब्लेड है। ये क्या है, इसका शाफ्ट वाला भाग है। शाफ्ट का काम क्या होता है, शाफ्ट का काम होता है कि घुमाना। इसका काम क्या होता है, घुमाना। यानी कि यहां से रोटर के ब्लेड्स अगर घूमेंगे तो शाफ्ट किसको घुमाएगी, ये कनेक्ट है डायरेक्ट गियर बॉक्स को। गियर बॉक्स को ये क्या करेगी, घुमाएगी। गियर बॉक्स को समझने से पहले आप इस साइकिल का एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि साइकिल में कैसे गियर बॉक्स काम करती है ना। यहां पर देखिए, जब साइकिल को आप मेन स्टैंड में खड़े करेंगे तो साइकिल का जो पैडल होता है मेरे भाई, साइकिल का पैडल जो होता है, इस साइकिल के पैडल को अगर आप 1 राउंड घुमाएंगे तो साइकिल के पीछे का जो पहिया है ना, ये 20 राउंड घूमेगी, 30 राउंड घूमेगी, 50 राउंड घूमेगी। अगर 50 राउंड घूम रही है तो इसका आरपीएम कितना है, 1:50 का आरपीएम है। कितना है, 1:50 का। यानी कि इसमें जो गियर बॉक्स लगी है, इसको हम गियर बॉक्स के नाम से नहीं जानते, इसको हम फ्लाईव्हील के नाम से जानते हैं। साइकिल में क्या लगी होती है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम क्या है कि स्पीड को बढ़ा देना। आपने 1 राउंड इसके पैडल को घुमाया था, इसके फ्लाईव्हील ने क्या किया, उसको 50 राउंड यानी कि आरपीएम को बढ़ा दिया। उसी प्रकार से गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि आरपीएम को बढ़ाना। कैसे, सिंपल सी बात है, अगर 12 से लेकर के 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर हवा चल रही है तो इस हवा की स्पीड से हम बिजली पैदा कर सकते हैं विंड पावर प्लांट के जरिए, है ना। तो आपका रोटर 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन जनरेटर को 1800, कितना, जनरेटर को 1200 से लेकर के 1800 आरपीएम का स्पीड चाहिए, तभी जाकर के ये बिजली पैदा करेगी, है ना। यानी कि इससे पहले भी पैदा कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम आरपीएम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम बिजली पैदा करने के लिए 1800 आरपीएम। तो 12 से 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो हवा चल रही है, जो ये हवा इस शाफ्ट को घुमाते हुए इस जनरेटर के रोटर को घुमाएगी, उसमें से तो 1800 आरपीएम नहीं मिल पाएगी इस जनरेटर को इनपुट के रूप में। फिर इसके लिए हमने क्या किया, बीच में एक गियर बॉक्स लगा दिया, है ना। गियर बॉक्स क्या करता है, इसके आरपीएम को घुमा देती है। क्या करती है, इसके आरपीएम को घुमा देती है। आजकल तो ऐसे ऐसे गियर बॉक्स आ रहे हैं जो 1:100 आरपीएम के, कितने, 1:100 आरपीएम के। यानी कि इसकी पंखुड़ियां एक चक्कर काटेंगी तो इस एक चक्कर को गियर बॉक्स क्या करेगी, इसके आरपीएम को 100 गुना अधिक बढ़ा देगी, है ना। तो ये होता है गियर बॉक्स का टोटल काम। फिर देखिए यहां पर गियर बॉक्स किससे कनेक्ट है, एक शाफ्ट की मदद से, ये जनरेटर से कनेक्ट है। जनरेटर में देखिए क्या लगे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं यहां पर, और इन परमानेंट मैग्नेट के बीचों बीच क्या लगी होती है, कॉइल्स लगी होती है। इस कॉइल को शाफ्ट घुमाती है, यानी कॉइल्स को रोटर घुमाती है और यहां पर बिजली पैदा हो जाती है ना। तो ये रहा टोटल इसका सिस्टम। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो हवाओं की स्पीड है, कोई जरूरी नहीं कि हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चले। हवा कभी 20, कभी 30, कभी 35 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने लगे हवा, तो फिर गियर बॉक्स इसको और अधिक आरपीएम को बढ़ा देगी, जिससे जो आपका जनरेटर है ये मैकेनिकल रूप से ब्रेक भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए, यानी कि आरपीएम को घटाने के लिए, स्पीड को घटाने के लिए यहां पर क्या लगाया गया है, एक ब्रेकिंग सिस्टम लगाई गई है। ब्रेकिंग सिस्टम का मेरे भाई काम सिर्फ एक ही होता है कि इसके आरपीएम को रोकना, आरपीएम को क्या करना, घटाना होता है ना। तो यह है टोटल ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए यहां पर एक सिस्टम को तो आपने समझ लिया, यानी कि स्पीड वाली जो फिनोमिना है इसको आपने समझ लिया। अब एक और यहां पर सिस्टम है, उसको आप ध्यान से समझिए, है ना। अब बात ये आती है कि जो हवा होती है, कोई जरूरी नहीं कि हवा पूरब से ही चले, हवा पश्चिम से भी चल सकती है, उत्तर से भी चल सकती है और दक्षिण से भी चल सकती है। हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना, ये प्रकृति का देन है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये पंखुड़ियां हैं, हवा इधर से आ रही है ना, तब तो ये बिंदास चलेंगी। यानी कि हवा जब इसी के क्रॉस में आएंगी तो आराम से पंखुड़ियां चलेंगी और बिजली पैदा होती रहेगी। लेकिन अगर हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये पंखुड़ियां घूम नहीं पाएंगी ढंग से और बिजली का उत्पादन हो नहीं पाएगा। इसके लिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक एनीमोमीटर लगा दिया। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक एनीमोमीटर है ना। जैसे डायरेक्शन होता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही चारों डायरेक्शन में देखिए इसका एंटीना टाइप की लगी हुई है। ये क्या करती है, एनीमोमीटर का काम होता है कि हवाओं की डायरेक्शन को पढ़ना, यानी कि हवाओं की डायरेक्शन को ये क्या करता है, पढ़ता है, देखता है और एक मैकेनिकल रूप से कमांड देता है। किसको, आप यहां पर देखेंगे तो ये वाली जो भाग है इसको क्या कहते हैं, हम नेकल कहते हैं। ये इसका रोटर हब है, ये इसका क्या है, टावर है।
देखिए टावर्स और नेकल के बीचों बीच यहां पर एक यो मोटर लगी होती है। कौन सी मोटर होती है? यो मोटर लगी होती है। इस यो मोटर को हम ड्राइव कराते हैं, हम खुद ड्राइव नहीं कराते, ड्राइव कौन कराता है? इसके सिग्नल के अनुसार ये यो मोटर ड्राइव करती है। और ये काम कैसे करती है? मान लीजिए कि हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो गया, हवा इधर से आने लगी या फिर हवा इधर से आने लगी, तो ये एनीमोमीटर क्या करेगा? इस पूरे सिस्टम को, यहां से यहां तक का जो आपको सिस्टम ये दिखाई दे रही है, इसके पूरे सिस्टम को ये क्या कर देती है? डायरेक्ट चेंज कर देती है ना। टावर्स वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन ऊपर का पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज कर देगी। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में इसकी पंखुड़ियां घूम जाएंगी और बिंदास रूप से क्या करेंगी? ये आराम से ये उसी डायरेक्शन में, देखिए कितने अच्छे से ये क्या कर रही है? घूम रही है ना। जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में ये भी ओरिएंट होके, उसी दिशा में ये भी होकर आराम से घूम रही है और बिजली का उत्पादन कर रही है। जनरेटर का काम मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे काम करता है। ये बिजली पैदा करती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो जो हमें बिजली मिल रही है उस बिजली को एक केबल के माध्यम से हम क्या करते हैं? नीचे लाते हैं और नीचे ला करके एक मेन केबल के माध्यम से ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक टावर्स को मैंने दिखाया, अगर इसी प्रकार से कई सारे टावर्स होंगे तो उसमें से भी केबल ला करके एक मेन केबल के माध्यम से हम इसको ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और देखिए ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके हम अगर इस वोल्टेज को अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो वोल्टेज को और अधिक बढ़ा देगी और उसको ट्रांसमिट कर देंगे, है ना। अगर उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास भेजना है तो हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे जो वोल्टेज को 415 वोल्ट या फिर सिंगल फेज में 230 से 250 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगी और उसको कंज्यूमर यानी कि हम जो उपभोक्ता होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं? उसको इस्तेमाल में यानी कि यूज में ले लेते हैं, है ना। तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब देखिए कुछ लोगों का कहना है कि सर जो हमारी विंड पावर प्लांट होती है इसमें से पक्षियां मर जाती हैं, पक्षियों की हानि होती है। तो मेरे भाई किसी भी चीज यानी कि हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ही होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। और अगर देखिए इतना तो नहीं कर सकते हैं हम ना, लेकिन ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। देखिए किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होती है, ना ही ध्वनि प्रदूषण होती है। अगर इसके जगह पे हम अगर कोयला वाली प्लांट बैठाते हैं तो कोयला से देखिए कितना धुआं निकलता है। उस धुआं को वो धुआं अगर हमारे अंदर जाएगी ना तो पक्षियों की जगह पे हम ही मर जाएंगे, है ना। तो पक्षियां मरती हैं, देखिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पक्षियां मरती हैं चलिए, लेकिन इतना तो हम नहीं देख सकते ना। अब इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि मैकेनिकली प्रॉब्लम भी आती है। और मैकेनिकल प्रॉब्लम ये आती है कि जिस प्रकार से खोखला आपका टावर्स होता है ना उसी प्रकार से खोखला इसकी पंखुड़ियां भी होती हैं। और पंखुड़ियां क्या होता है कि जैसे पंखुड़ियां हवाओं का जो स्पीड है वो अगर ज्यादा होगी तो ये पंखुड़ियां टूट भी जाती हैं, है ना। फिर पंखुड़ियों को लगाने का खर्च, कभी कभी टावर भी टूट जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत अधिक होती है ना। तो ये पूरा सिस्टम है, लेकिन ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती है। किसी भी प्रकार का ना इसमें से कोई शोर होती है, ध्वनि प्रदूषण, और ना ही इसमें से किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण होती है ना। तो टोटल देखिएगा यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि विंड पावर प्लांट कैसे कैसे बिजली पैदा करती है। इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आया या नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।